आज हम जो क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है हमारे लास्ट लेक्चर को, ना हम यहाँ पे क्विक रिवीजन भी ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 की हमने शुरुआत की थी, जहां पे हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स है, जो मैनेजर्स को बताते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम में आपको किस तरीके से डील करना चाहिए, किस तरीके से इंपॉर्टेंट मैनेजरल डिसीजंस यहाँ पे लेने चाहिए। उसके बाद हमने उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे किए थे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करो तो यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो एक तरीके से सिचुएशन के मुताबिक चेंज किए जा सकते हैं, उसमें कंटिजेंसी है, डिफरेंट सिचुएशंस में उसका रिजल्ट जो है यहाँ पे डिफरेंट आ सकता है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है एंड सो ऑन। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस यहाँ पे किया था। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वो मैनेजर्स को यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी देते हैं, डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, जनरली चैप्टर से जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो एक है 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल, जिसकी शुरुआत आज हम यहाँ पे कर देंगे मेरे दोस्त। वैसे तो देखा जाना ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आपको 10 मिनट में पढ़ा दूं, मतलब मेरे को तो मुंह जुबानी है, ये क्वेश्चन ना मेरे दिल में बस गया है। ठीक है, मुंह जुबानी तो छोड़ दो, मतलब ऐसा क्वेश्चन है मेरे दिल में बस चुका है। लेकिन आप तो इसको पहली बार पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, तो भाई हम ये एक एक प्रिंसिपल ना बड़ी फुर्सत में यहाँ पे करने वाले, क्योंकि हमारा एम है एक एक प्रिंसिपल ऐसा समझे कि भाई इसको जिंदगी भर तुम भुला ना पाओ। ठीक है, जैसे जिंदगी भर हम अपना पहला प्यार जो है भुला नहीं पाते ना भाई, ये भी तुम्हारे एक तरीके से मैनेजमेंट को लेकर पहला प्यार बन जाना चाहिए, जिसको तुम जिंदगी भर भुला ना पाओ। वैसे भी आगे जाके मैनेजमेंट की कोई भी पढ़ाई करोगे ना तो तुमको वैसे भी खुद को भूलने नहीं देगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होता है ना जो बार बार आपके सामने आ जाते हैं, जैसे आपका एक होता है ना वैसे ही, ठीक है, जैसे एलपीजी पॉलिसी बन जाता है, मैनेजमेंट बन जाता है, ठीक है, आपकी अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट बन जाता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाता है, तो ये आपके एक्स की तरह होता है, कुछ भी कर लो कहीं ना कहीं टपक पड़ते हैं, सामने आ जाते हैं, ठीक है, आगे कोई भी पढ़ाई कर लो आ जाएंगे। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे करना है। 14 प्रिंसिपल्स में से 6 to 7 प्रिंसिपल्स आज हम कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी इसको यहाँ पे कंटिन्यूएशन में कंप्लीट करेंगे। धाई गड़बड़ी ना करना मेरे दोस्त, कोई तुम यहाँ पे घोड़े की रेस में नहीं दौड़ रहे हो कि पहले आओगे तो इनाम मिलेगा, भाई समझना जरूरी है, दिल में बसाना ना इसको जरूरी है। ठीक है, तो भाई आज तो पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि हाउ इज द जोश, क्योंकि आज हम सब में सुपर हाई जोश है। तो बिना पूछे मैं शुरू कर देती हूँ 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल के साथ। ठीक है, अच्छा, इसको जब भी ये क्वेश्चन को किया जाता ना, ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन को यहाँ पे किया जाता है, मैम हेनरी फ्योल की स्पेलिंग रॉन्ग है, अच्छा तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है ना, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे है हर चीज, वैसे भी गूगल करते हो, हाँ कर लो गूगल में हेनरी की स्पेलिंग यार, सर्च कर लो यार, तुम बड़ी दिक्कत है, कुछ किताबों में HENRY लिख दिया है, अब मैं करेक्ट लिख दूं, बच्चे कहते गलत लिख दो, बताओ यार, भरोसा नहीं करते बच्चे, आए हाय क्या ही तो करूं मैं। चलिए ठीक है, एनीवेज आज के लेक्चर की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जब भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं हम हमेशा कहते हैं 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल या हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई बार बार जब हम कहते हैं हेनरी फ्योल हेनरी फ्योल हेनरी फ्योल, ये हेनरी फ्योल है कौन? ठीक है कौन? क्योंकि हम किंग खान को तो बड़ा जानते हैं, अगर कोई कह दे किंग खान कौन है तो हम सबको पता है, हु इज द किंग ऑफ बॉलीवुड हम सबको पता है, भले मेट गाला में जाके उसके होस्ट को नहीं पता था, इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ी थी, वहां पे बड़ी गलत बात हो गई थी, बट कोई दिक्कत नहीं यार, हमारे दिल के तो बादशाह ना वो है के रे। ठीक है, तो वैसे ही भाई ये हेनरी फ्योल है कौन, ये हमें यहाँ पे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाबू इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जनरली ऑब्जेक्टिव के तौर पे, कौन से क्वेश्चंस आते हैं बता दूंगी, बट एक मामूली सा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हेनरी फ्योल यहाँ पे करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा हेनरी फ्योल की अगर हम यहाँ पे बात करें, हेनरी फ्योल की अगर हम बात करें तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था 1841 में। अच्छा, जनरली कभी भी डेट डेट यहाँ पे नहीं पूछी जाती कि मरण कब हुआ था, हमेशा जन्म की डेट पूछी जाती है, तो मेनली इसको याद रख के जाना है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो आप यहाँ पे याद रखोगे, हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था मेरे दोस्त 1841 में, कब हुआ था मेरे दोस्त 1841 में। ठीक है, पेशे की अगर हम बात करें वो क्या काम करते थे, तो पेशे से वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, काम कहाँ करते थे, तो फ्रांस में यहाँ पे काम करते थे। कुछ किताबों में ये भी गिवन है कि हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था, बट वो 100% गलत है मेरे दोस्त। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था इस्तांबुल टर्की में। कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे गिवन भी होगा, हाँ इस्तांबुल टर्की में। ठीक है, तो हेनरी फ्योल काम करते थे फ्रांस में, वो अपने पेरेंट्स के साथ फ्रांस में मूव कर गए थे अपने प्रोफेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई काम उन्होंने वहीं पे शुरू करा, लेकिन उनका जन्म हुआ था इस्तांबुल टर्की में। क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है, वापस आपको बता दूं, सबसे पहले हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त 1841 में। कहाँ हुआ था, इस्तांबुल टर्की में। पेशे से वो क्या करते थे, तो एक माइनिंग इंजीनियर थे फ्रांस में। क्या करते थे, माइनिंग इंजीनियर थे, कहाँ पे थे, फ्रांस में थे। ठीक है, हेनरी फ्योल ने यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जो आज आप अभी इसी वक्त पढ़ने वाले हो, बिकॉज उन्होंने मैनेजमेंट में काफी ज्यादा थ्योरीज कंट्रीब्यूट करी थी, मैनेजमेंट को लेकर काफी ज्यादा किताबें लिखी थी, काफी ज्यादा प्रिंसिपल्स बनाए थे, इसीलिए हेनरी फ्योल को एक पदवी मिली थी और उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स यहाँ पे कहा जाता था। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हेनरी फ्योल, ये आपको किताब नहीं बताएगी, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ना ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, वापस बता रही हूं, एक चीज आपको याद रखना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे तो मेरे साथ यहाँ पे लिख लो, दो लोगों ने यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दो लोगों ने बनाए थे, एक यहाँ पे बनाया था हेनरी फ्योल ने और दूसरा यहाँ पे बनाया था FW टेलर ने। पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे उसको 14 प्रिंसिपल्स
ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, या तो इसका और एक नाम है जो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, इसको जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाईलाइट द जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन इन द अबव केस। तो बच्चे सोचते हैं जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब कौन से? भाई हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे उन्हीं को जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स का इंटरचेंज किया जाता है। याद रखना है जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मतलब हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स, ठीक है। वही यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स की बात करोगे मेरे दोस्त, तो इसको यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या कहा जाता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर की अगर आप यहाँ पे बात करोगे बेटा तो इसको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे कहा जाता है। तो एक है 14 प्रिंसिपल्स या तो जनरल प्रिंसिपल्स जो किससे दिए थे? हेनरी फ्योल ने। दूसरे है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किससे दिए थे? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हेनरी फ्योल की बात करोगे, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट यहाँ पे दिया था और इसीलिए उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स या तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी यहाँ पे कहा जाता है। क्या क्या चीजें याद रखोगे, अंडरलाइन करते जाना। हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था? 1841 में। कहां हुआ था? इस्तांबुल, टर्की में। पेशे से क्या थे? फ्रांस में एक माइनिंग इंजीनियर थे। उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कौन सा था? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट था। और उनको क्या बुलाया जाता था? कौन सी पदवी दी गई थी? फेमसली क्या बुलाया जाता था? तो उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स यहाँ पे बुलाया जाता था। ये बेटा हेनरी फ्योल का इंट्रोडक्शन सबके लिए क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी बताना है। चलो बहुत बढ़िया। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी लेक्चर में ध्यान दीजिएगा। ये प्रिंसिपल्स एक बार समझ गए तो कभी भूलोगे नहीं, लेकिन नहीं समझे तो जिंदगी भर पंगा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब हम अगर यहाँ पे शुरुआत करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो सबसे पहली चीज 14 प्रिंसिपल्स आप याद कैसे रखोगे? तो इसका एक छोटा सा ना मैं आपको शॉर्ट फॉर्म दे देती हूँ। वैसे तो मैंने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मैंने वादा किया था नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं अपलोड कर दूंगी। फुल चैप्टर के नोट्स बनाकर विद पिक्चर्स, इमेजेस, एग्जांपल्स मैंने अपलोड करवा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये भी चाहूंगी कि हैंड रिटन नोट्स अच्छे बने हैं, नहीं बने हैं, कोई दिक्कत है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कोई और चीज ऐड करवाना चाहते हो, मेरे को बता देना, मैं कर दूंगी, ठीक है। बाकी अगर हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो पहली चीज तो इनको सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है, मतलब पॉइंट ऊपर नीचे लिखा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। दूसरी चीज, उसका अगर आप शॉर्ट फॉर्म पूछोगे कि भाई अगर मेरे को इसको याद रखना है मैं किस तरीके से रखूं, तो आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाएंगे। मैं जो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करती हूं दैट इज CID, यूजर सोडा, ठीक है। और मैं इसको किस तरीके से बोलती हूं पता है? CID यूजर सोडा, CID यूजर सोडा। 2-3 बार बोलोगे याद रह जाएगा। आप अगर काउंट करोगे टोटल 14 अल्फाबेट्स है और हर एक अल्फाबेट से एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे शुरू होता है। शॉर्ट फॉर्म फिलहाल लिख लो, पहले प्रिंसिपल्स को पढ़ लो, फिर तुमको सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे याद रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, ठीक है। ये प्रिंसिपल को समझना बहुत आसान है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल को बस 2 शब्दों में यहाँ पे डिवाइड करना है। एक है डिविजन और दूसरा है वर्क। डिविजन का मतलब होता है टू डिवाइड, कोई भी चीज को बांटना। वर्क मतलब काम, ठीक है। सिंपल शब्दों में जब हम कहते हैं डिविजन ऑफ वर्क, तो डिविजन का मतलब होता है कोई भी चीज को बांटना, वर्क मतलब काम। तो यहाँ पे जब आप प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क की बात करते हो, जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क की बात करते हो, तो प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क यहाँ पे क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क यहाँ पे कहता है कि द टोटल वर्क, मेरी बात ध्यान से सुनो, द टोटल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन must be divided into small tasks and each task should be allocated to different individuals based on their skills, experience एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। सिंपल शब्दों में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने यहाँ पे दिया था, डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की बात करो, हर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में बहुत सारा काम होता है। तो आप क्या करो, ये काम को पहले छोटे छोटे टास्क में यहाँ पे डिवाइड करो। हम एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि आपके दोस्त की यहाँ पे बर्थडे पार्टी आ रही है, आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी यहाँ पे आ रही है या बर्थडे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हम उसके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हम उसके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज पार्टी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो ये जो सरप्राइज पार्टी है, ये मेरा यहाँ पे टोटल वर्क है, या तो एक बड़ा टास्क है जो मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, राइट।
ये पार्टी के लिए मुझे बहुत सारे छोटे छोटे अरेंजमेंट्स करने हैं। तो मैंने क्या किया, ये टोटल टास्क को स्मॉल स्मॉल इवेंट्स या टास्क में डिवाइड कर दिया। ओवरऑल मुझे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, राइट। पार्टी के लिए मुझे कई अनेक काम करने होंगे, तो मैंने एक एक काम की यहाँ पे लिस्ट बनाई। सबसे पहले बर्थडे की बात करें तो भाई पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है यहाँ पे आपका बर्थडे केक। दूसरा, मुझे यहाँ पे वेन्यू फाइनलाइजेशन करना होगा कि भाई पार्टी कहाँ पे होगी, ठीक है। तीसरी चीज, इनविटेशन किसको किसको दिया जाएगा। चौथी चीज, लाइट्स एंड म्यूजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बिना ढाचक ढाचक म्यूजिक के कोई पार्टी होती है क्या। एंड सबसे जरूरी चीज भाई साहब पेट पूजा, तो फूड अरेंजमेंट्स यहाँ पे देखना जरूरी है। बाकी फोटोग्राफी की बात करो तो भाई हम यहाँ पे कैमरा लेके दाबू रत्नानी बन जाते हैं, किसी का भी बर्थडे इवेंट कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक सरप्राइज पार्टी प्लान करनी है। पार्टी मेरा टोटल वर्क है। मैंने क्या किया, इस टोटल वर्क को स्मॉल टास्क में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, सबसे पहले इसका कारण है या सबसे पहली चीज है कि भाई अगर आप ये काम किसी एक व्यक्ति के ऊपर डाल देते हो ना, भाई वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा, सारा काम उसी को करना है, पार्टी भी देखनी है, केक भी देखना है, इवेंट भी देखना है, फूड भी देखना है, इन्विटेशन भी देना है, वो अकेला सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने टोटल वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया। अब मैं क्या करूंगी, तो जितने भी टोटल दोस्तों का ग्रुप है उनमें ये टास्क को डिवाइड करूंगी। अच्छा, टास्क डिवाइड करते वक्त या किसी को काम देते वक्त मन में जो आया, इसको ये काम दे दो, उसको वो काम दे दो, भाई तुम ऐसे काम नहीं बांटते। काम बांटते वक्त कौन किस चीज में माहिर है ये देखा जाता है। तो एक मेरा दोस्त है जो हमेशा ना हेडफोन लगा के ऐसे डिचिक 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 गाने सुनते रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोहली को दे दिया लाइट्स एंड म्यूजिक का काम, ठीक है। दूसरा मेरा दोस्त है भाई खाने पीने का बड़ा शौक है, बहुत लोग उसको प्यार से ना बड़ा पाव भी बुलाते हैं, तो मैंने ना रोहित को दे दिया फूड का अरेंजमेंट। एक दोस्त है जो लोगों के साथ ना बड़ा बेहतरीन है, मतलब लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत करना, ऐसे थोड़ा सोशलाइजिंग में ना बड़ा एक्सपर्ट है, तो मैंने ना उसको दे दिया लोगों को इन्विटेशन देने का काम, ठीक है। वेन्यू फाइनलाइजेशन की बात करें ना, तो मेरा एक बड़ा खास दोस्त है, डिफरेंट वेन्यू सारे सब कुछ उसके अंडर आता है, तो मैंने ना शाह को ना वेन्यू फाइनलाइजेशन का यहाँ पे काम दे दिया। अब बात आती है बर्थडे केक की, तो भाई बर्थडे केक का काम तो मैं खुद ले लूंगी ना, मैं भी तो कुछ काम करूंगी कि सबको सिर्फ काम दूंगी, लोग पूछेंगे भाई तू क्या करेगी, खुद भी तो कुछ काम ले लूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरीके से काम मैंने लोगों में बांट दिया, ठीक है। काम बांटते वक्त कौन किस चीज में एक्सपर्ट है, कौन किस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है ना, उसके मुताबिक आपको काम को बांटना होता है। देखो बेटा, इससे क्या होता है मालूम है, दो फायदे मिलता है। एक तो काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर काम का बर्डन नहीं आया। दूसरी चीज, मैंने सबको उनका अलग अलग काम दे दिया, केक का कौन देखेगा, इन्विटेशन का कौन देखेगा, मैंने काम को बांट दिया। तो ऐसा नहीं होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया, 2 जन केक लेके आ गए, 4 जन केक लेके आ गए, ये काम भी यहाँ पे नहीं होगा। तीसरी चीज, आप जब भी किसी व्यक्ति को वो काम देते हो जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिस काम को वो बेहतरीन तरीके से कर सकता है ना, तो वो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, जिसको हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे बच्चा जब आप डिवीजन ऑफ वर्क की बात करोगे, मेरी बात जरा गौर से सुनना, यहाँ पे जब आप डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल की बात करोगे, पहली चीज तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि जो भी आपका टोटल काम है उसको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो, सो दैट किसी एक व्यक्ति पे पूरे काम का बर्डन यहाँ पे ना आ जाए। दूसरी चीज, आप ये काम को अलग अलग लोगों को असाइन करो, अलग अलग लोगों को बांटो, और ये देखकर बांटो कि कौन सा व्यक्ति किस चीज में एक्सपर्ट है। इससे आपको 2 मेन फायदे मिलता है या तो 3 फायदे मिलता है, ठीक है। पहला फायदा मिलता है नो ओवरबर्डन ऑफ वर्क, कोई भी एक व्यक्ति काम से बर्डन नहीं ले लेता, ठीक है। दूसरा बेनिफिट आपको बेटा यहां पे मिलता है नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। तीसरा फायदा मिलता है स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो व्यक्ति जिस काम में माहिर है, आप उसको अगर वही काम दोगे, वो उस काम को और अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर लेगा। ये बेटा सबके लिए प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क क्लियर है क्या। सॉरी बोलो रोहित फैन से, फिर तो मेरे को खुद को भी सॉरी बोलना पड़ेगा बाबू बाबू। क्लियर है। ए डुप्लीकेशन मतलब 2-4 लोग एक ही काम को कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं काम को बांटती नहीं, ठीक है, एक व्यक्ति कहता है मैं केक देखूंगा, दूसरा भी कहता है मैं केक देखूंगा, तीसरा भी सोचता है मैं केक देखूंगा, और 3-3 केक आ जाता है। 3 केक की जरूरत नहीं, पैसे भी बर्बाद होंगे, केक भी वेस्ट जाएगा, तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बेसिकली तब होता है जब आप काम को डिवाइड नहीं करते, लोग अपने अपने से कोई भी काम को उठा लेते हैं, अपनी पसंद का काम उठा लेते हैं, और फिर 2 लोग 3 लोग सेम काम को कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। चलो ठीक है। अलोकेट मतलब देना, allocate is to give, okay, assigning is to give, मतलब फॉर एग्जांपल हम जैसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ वर्क, मतलब मैंने इसको ये काम दिया, मैंने इसको ये काम असाइन किया। असाइनमेंट मतलब इस व्यक्ति को ये काम दिया गया है, इस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है, ओके। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जब आप कोई एक काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो और वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, दैट इज स्पेशलाइजेशन, ओके समीक्षा।
चलो ठीक है, आगे चलते बेटा फिर टू द सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, प्रिंसिपल समझने से पहले दो शब्द है, अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी, ये दोनों शब्द को समझना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कहती हूं यहाँ पे अथॉरिटी, सबसे पहला शब्द अगर मैं यहाँ पे लेती हूं जो कि है अथॉरिटी, तो बेटा अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है। दूसरी चीज होती है रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द गिवन टास्क, ठीक है। मुझे पता है इधर वर्ड्स आ जाते हैं ऑब्लिगेशन, अथॉरिटी, तो हमें समझ में नहीं आता है, मेरी बात गौर से यहाँ पे सुनना। सबसे पहले अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी एक व्यक्ति को मिलती है उसके पोजीशन से। फॉर एग्जांपल अगर हम आपके स्कूल की बात करें तो आपके स्कूल में जो टीचर्स है, टीचर्स के पास वो अथॉरिटी होती है, वो पावर होता है कि वो बच्चों के साथ यहाँ पे डील कर सके, बच्चों को लेकर, क्लास को लेकर, अगर उनको कोई डिसीजन लेना है, जैसे बच्चों को होमवर्क देना है, बच्चों को रिवॉर्ड देना है, बच्चों को पनिशमेंट देनी है, बच्चों की अटेंडेंस मार्क करनी है, अगर कोई बच्चा ज्यादा एब्सेंट रहता है तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, ये सब करने की उनके पास अथॉरिटी और पावर होता है। ये पावर या अथॉरिटी उनको कौन देता है? तो स्कूल देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो एक टीचर के पोजीशन पे है। क्या ये अथॉरिटी हम स्टूडेंट्स के पास होती है? नहीं, क्योंकि हमारे पास स्कूल ये अथॉरिटी या पावर नहीं देता है। तो अथॉरिटी हमेशा पोजीशन के मुताबिक आती है, जितनी बड़ी आपकी पोजीशन होगी उतनी ज्यादा आपके पास अथॉरिटी होगी, ठीक है। दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल शब्दों में इसका अर्थात है जिम्मेदारी। अगर आपका बॉस या आपका सुपीरियर आपको कोई भी काम देता है तो उस काम को सही तरीके से सही समय पे कंप्लीट करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल में एक टीचर आपको कोई होमवर्क या असाइनमेंट या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो काम को सही समय पे प्रॉपरली करना ये हर एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो दो वर्ड्स है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन है उसके मुताबिक आपको मिलता है। जितनी बड़ी आपकी पोजीशन उतनी ज्यादा अथॉरिटी, जितनी छोटी आपकी पोजीशन उतनी कम अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कि भाई अगर आपका कोई सुपीरियर जो आपसे अथॉरिटी में बड़ा है, जो आपका बॉस है, अगर वो आपको कोई काम देता है उस काम को सही तरीके से और समय पे पूरा करना, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है ये समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आती हूँ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हूँ तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल का मानना था, इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल का मानना था कि देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड responsibility in an organization। बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने ये कहा था कि अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ कहा तो दुनिया ऐसे ही तो मानेगी नहीं, क्यों, काय को, कशाला पूछेगी। तो उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ना एक कम ना दूसरा ज्यादा, ये चीज है नहीं होनी चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो दुनिया तो पूछेगी ना ऐसा क्यों, तो इसीलिए बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने इसका कारण भी बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिचुएशन है जहां पे अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर यहां पे कम है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में देयर विल बी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ, ठीक है। एक तो ना हमारे मम्मी पापा हमें बचपन में पैसे देते नहीं, ठीक है, कोई भी चीज चाहिए मम्मी पापा से मांगो वो आपको खरीद के देंगे, ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 20, 50, 100 रुपए आपको दे देंगे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। दूसरी चीज, अगर वो हमें पैसा देते हैं, जैसे हम पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो जाना बड़ा मुश्किल होता है, कन्विंस करना मतलब बड़ा मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ आपके दुख दर्द पीड़ा को, लेकिन अगर कर भी लिया ना, हमें पैसा दे भी देते हैं ना भाई, हमें बोल तो देता है कि ये ले पैसे, तेरे को जहां मन करे तू खर्च करना, लेकिन आएंगे ना तो हिसाब भी मांगते हैं। इसका कारण क्या है? देखो बेटा, हमें पैसे मिलना और ये पैसे हमारी मर्जी से हम चाहे वहां खर्च करना, मतलब हमें एक अथॉरिटी दी कि आप ये पैसे अपनी मर्जी से जहां खर्च करना चाहते हो आप करो। लेकिन अगर हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं है, अगर हमें किसी को हिसाब नहीं देना, तो हम पैसे कहीं पे भी कितने भी बिना सोचे समझे खर्च करेंगे ना। अगर किसी के पास अथॉरिटी है ना, पावर है ना डिसीजन लेने का, और अगर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं ना, तो भाई उसके जो मन में आएगा ना वो करेगा, ना उसको किसी का डर होगा ना उसको किसी की परवाह होगी। और वो इसीलिए क्योंकि कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए किसी को भी अगर आप ज्यादा अथॉरिटी देते हो तो उतनी उसके ऊपर जिम्मेदारी भी डालो कि भाई तुम्हारे पास पावर तो है, लेकिन अगर तुम कुछ गलत करोगे ना तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, यू विल बी आंसरेबल। तो एक डर रहता है, तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कभी नहीं करता, ठीक है। अगर मान के चलो हम सेकेंड सिचुएशन पे चले जाते हैं, अगर मान के चलो हम सेकेंड सिचुएशन पे चले जाते हैं जहां पे अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन का रिजल्ट ये आता है कि द पर्सन विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द गिवन वर्क ऑन टाइम। इसका भी मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी ने मेरे को 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए कहा कि जा बेटा मार्केट में जा और 2 डजन आम लेकर आ। वैसे तो 1000 रुपए में फिलहाल 2 डजन आम नहीं आते, बट हाँ अगर छोटे वाले अल्फांजो अल्फांजो छोटे वाले ले लिए तो चलो आगे ऐसा अज्यूम करके चल लो, ठीक है। मम्मी ने 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए में बोला जा बेटा 2 डजन आम लेके आ। लेकिन मम्मी ने एक शर्त रखी, आम लेने से पहले ना मेरे को बताना कितने के दे रहा है भैया, कितना कम कर रहा है, मैं उससे बात करूंगी, कम करवाऊंगी, फिर ले आना, देख अपनी मर्जी से कुछ भी फालतू पैसे भी उठा मत लाना। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे नसीब देखो भाई, घर से निकली ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हिलाते आम लेने घर से निकली, दुकान पर पहुंची, उतनी देर में मम्मी के फोन पे आ गया मौसी का फोन। अब मौसी का फोन आए और 1 घंटे पहले अगर मम्मी फोन रखे तो दुनिया बदल जाए भाई, है ना, दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, है कि नहीं। मैं पहुंची मार्केट में, गई सारे मैंगोज देखे, पसंद करे, भाव तोल कराया, थोड़ा बहुत सोचा मम्मी बड़ी खुश हो जाएगी, बच्ची ने भाव तोल करा लिया। भाव तोल करा कर लगाया मम्मी को फोन, वेटिंग। अब मौसी वर्सेस बेटी है ना, तो भाई आपको भी पता है कौन जीतता है, ठीक है, वेटिंग। चलो ठीक है कोई नहीं, मेरे को लगा फोन वोन आ गया होगा। 5 मिनट बाद वापस लगाया, 10 मिनट बाद वापस लगाया, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, चुपचाप पैसे और थैली लेकर वापस घर आ गई। घर आई, फोन चालू था, बतिया रही थी मम्मी। जैसे फोन रखा मेरे को पूछा आम ले आई, मैंने बोला नहीं। क्यों, मैंने बोला अपना फोन देखो आप समझ जाओगे। अच्छा मैं चाहती तो मेरे पास पैसे थे, मैं आम तो खरीद सकती थी, ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे मैं अटक गई। लेकिन मम्मी ने मेरे को डिसीजन लेने का पावर नहीं दिया था। मम्मी ने क्लियरली बोला था कि देख बेटा तेरे को काम तो करना है, लेकिन डिसीजन तेरा नहीं होगा, मैं बोलूंगी तो ही खरीदना, मैं जो दाम पे बोलूं वही दाम पे खरीदना। और मैं ठहरी यार आगे क्या रही बेटी क्या ही करूं, जैसा कहा वैसा मेरे को तो करना पड़ा भाई। तो ऐसे केस में आप मेरी एक चीज को समझो, जब भी आप कोई काम करते हो ना, काम करते वक्त छोटे मोटे आपको डिसीजन तो लेने ही पड़ता है। अगर ये डिसीजन लेने का आपके पास पावर नहीं है ना, जैसे अगर कोई एक सेल्समैन है, ठीक है, सेल्समैन को अगर आपने नेगोशिएशन करने का, डिस्काउंट करने का, कम ज्यादा करने का अगर आपने पावर नहीं दिया ना, तो हर बार तो नहीं आपके पास आएगा सर सर वो बोल रहा है कि 5% कम कर दो सर, अब वो बोल रहा है कि 5% के साथ साथ ये भी कर दो, मैं कर दूं। अरे भाई आप कितनी बार आंसर करोगे, कितनों का आंसर करोगे, काम इंसान पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर आप कोई काम या जिम्मेदारी देते हो ना, तो काम जिम्मेदारी पूरा करने के लिए जितना पावर या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी चाहिए ना, उतना आप दे दो, वरना काम ही ना हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अथॉरिटी ज्यादा तो भी दिक्कत है, जिम्मेदारी ज्यादा तो भी दिक्कत है। तो आइडियल सिचुएशन में बाबू क्या हो गया, आइडियल सिचुएशन में क्या हो गया, तो आइडियल सिचुएशन में अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेटा सबके लिए क्लियर है क्या। इसका एक फेमस डायग्राम है, तराजू है देखो एकदम ऐसा इक्वल इक्वल, ठीक है। क्लियर है बेटा सबके लिए, चलो बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है आगे जाते बेटा। फिर टू द थर्ड वाला प्रिंसिपल जो कि है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, जिसकी चैट सेक्शन में ना सख्त आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो पहली चीज ये प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, बट बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो उसके कीवर्ड्स है ना आपको याद रखना या नोट डाउन करना जरूरी है। कीवर्ड्स बता दूंगी, पहले प्रिंसिपल को समझने की यहाँ पे कोशिश करो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपको मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बहुत साल पहले एक बच्चे ने मेरे को पूछा था कि मैम ये स्कूल में ना ये यूनिफॉर्म पहनो, ठीक है, छोटे बाल रखो, नेल पेंट मत लगाओ, ये सब नियम क्यों है, इससे थोड़ी ना पढ़ाई बदल जाएगी, इससे थोड़ी ना हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, मतलब ये तो काफी लॉजिकल है ना। मैं जब छोटी थी स्कूल में थी मेरे को भी लगता था, लॉजिक ही नहीं समझता था कि 2 चोटी क्यों करनी है, मैं 1 चोटी करूँ कि 2 चोटी करूँ, जितनी ज्यादा चोटी करूँ उतना ज्यादा परसेंटेज थोड़ी ना आना है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। सब यूनिफॉर्म पहन के जो बैंड बाजा बारात खेल रहे जैसे हम हैं। देखिए एक चीज को यहाँ पे समझिए, अगर ये नियम कायदे कानून एक स्कूल में ना होना, तो हमें ना किताब के चैप्टर से ज्यादा किसने कौन सी नेल पेंट लगाए और किसने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने ना, इस पर ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आप कोई भी इंस्टीट्यूट की बात करें, आप कोई भी कंपनी की बात करें, आप कोई भी बिजनेस की बात करें, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की बात करें, कंपनी में भी नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो उनके सभी एम्प्लॉयज के ऊपर लागू होते हैं। और ये नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक वर्किंग, सभी लोग काम के ऊपर फोकस करें, मैक्सिमम आउटपुट दे, इसके ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में हेनरी फ्योल का मानना था एक चीज, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशंस ये चीजें यहाँ पे होनी चाहिए जो सभी एम्प्लॉयज को यहाँ पे मानने चाहिए। दूसरी चीज, जो भी आपके सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब जो मेरा यहाँ पे बॉस है, वो बॉस ऐसे होने चाहिए जो खुद नियमों का पालन करे। देखो बेटा आप एक चीज को यहाँ पे समझो, आप हमेशा आपके सीनियर्स को फॉलो करते हो, मतलब वो जो करते हैं वैसे ही आप करते हो। अगर वही नियमों का पालन नहीं करेंगे, अगर वही रूल्स तोड़ेंगे, तो आप भी वही करोगे। तो इसीलिए गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल जरूरी है, ऐसे सुपीरियर जो खुद नियमों का पालन करे और आपसे भी करवाए।
तीसरी चीज, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमॉन्ग सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर होना चाहिए। माने तो क्या, सुपीरियर को पता होना चाहिए कि उनका क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उनको यहाँ पे पालन करना है। सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि भाई उनका सुपीरियर कौन है, उनको क्या काम दिया गया है और वो काम उनको समय से यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। इन शॉर्ट, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट दोनों एक टीम की तरह है बॉस, दोनों एक ही टीम में काम करता है और दोनों टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो दोनों के बीच में फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमें मिलकर क्या करना है, कौन से नियमों का पालन करना है, अगर हम कायदा तोड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते तो क्या पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज हो सकती है। दोनों में अग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों में सहमति इन चीजों को लेकर होनी चाहिए भाई, ठीक है। मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स। देखो भाई, कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। आपको अगर कोई काम दिया है, आपको वो काम समय से और अच्छे से पूरा करना है, चाहे आप कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करो। ऐसा नहीं होता कि कंपनी में आप बड़े पोजीशन पे हो, मैनेजरियल पोजीशन पे हो, तो रोज आप कंपनी में आते हो, ऐसे चेयर पीछे करके, ऐसे पैर ऊपर करके लेट जाते हो। भाई ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी में हर व्यक्ति का एक काम और एक जिम्मेदारी होती है और वो काम जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति को पूरी करनी होती है, चाहे वो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम क्यों ना करे, ठीक है। लास्ट चीज, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। कायदा तोड़ा तो पनिशमेंट एंड पेनल्टी सबके लिए लागू होगा, चाहे वो कोई भी लेवल पे काम करे। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साला है, ये मेरा भतीजा है, ये चीजें यहां नहीं चलती। जो गलत उसको पनिशमेंट, जो सही उसको नो पनिशमेंट, सिंपल सी बात है, ठीक है। वापस मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे बनाया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक तरीके से फंक्शन करे इसके लिए। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सबसे पहले कहता है कोई भी कंपनी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे होने चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करे। कोई भी अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है तो सबके लिए पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज एक समान यहाँ पे होनी चाहिए। सुपीरियर्स हो या सबऑर्डिनेट्स हो, दोनों में फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों को कायदे पता होना चाहिए, दोनों को कायदे मान्य होने चाहिए और कायदा तोड़ने पे जो पनिशमेंट्स पेनल्टीज है वो भी दोनों को पता होना चाहिए। गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स होने चाहिए, सारे सुपीरियर्स ऐसे होने चाहिए जो खुद कायदों का पालन करे और दूसरों से करवाए। आप कोई भी लेवल पे चाहे काम कर लो, आपका काम, आपकी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, आपको आपकी कमिटमेंट को पूरा करना है और अपने कमिटमेंट पे खरे उतरना है। ये बेटा सबके लिए क्लियर है क्या? चलिए, अच्छा कभी केस स्टडी आ जाता है और केस स्टडी में पूछ लेते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द अबव केस। तो आप अगर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है उसको कैसे पहचानोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, अगर वर्ड आ जाता है सिस्टमैटिक वर्किंग, अगर वर्ड आ जाता है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, ठीक है, अगर यहां पे वर्ड आ जाता है ठीक है, अगर यहां पे वर्ड आ जाता है फुलफिलिंग कमिटमेंट्स, तो ये सब है ना एक तरीके से इशारे है कि भाई ये ना प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की यहाँ पे बात हो रही है। देखो बेटा, केस स्टडी की बात करो ना तो कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। काम दिया बट डिसीजन लेने का पावर नहीं दिया, इसके लिए काम पूरा नहीं हुआ, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। उसको काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि सारा काम उसी को करना पड़ रहा था, हर एक चीज उसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हुआ? डिवीजन ऑफ वर्क, सिंपल सी बात। तो भाई इसमें ना थोड़े से कीवर्ड्स का खेल होता है, धीरे धीरे जैसे आप केस स्टडी करोगे ना वैसे वैसे इसको यहाँ पे समझते जाओगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर जाते हैं, बड़ा ही बेहतरीन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। पहली चीज अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की, अगर मैं कहती हूँ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो पहली चीज तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है ये यहाँ पे कहता क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन बॉस। वापस रिपीट करना, वन पर्सन वन बॉस, ठीक है। याद रखना है इट स्टेट्स दैट एवरी एम्प्लॉय और इंडिविजुअल should have I'm very sorry, should have only one boss or superior and should receive orders and instructions from that one boss। इसका भी मैं एक बेहतरीन सा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है।
हमारे यहाँ पे ना मैथमेटिक्स का लेक्चर था, मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे प्रिटेंड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एक जमाने में हम भी तो स्टूडेंट थे भाई, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मैथ्स का लेक्चर था क्लास में। लेक्चर शुरू होके बेल रिंग होके 2-4-5 मिनट यहाँ पे हो गए। अब मैं थी क्लास की मॉनिटर, वैसा तो थी नहीं बट चलो क्या है, तभी तो बनी नहीं, अब एग्जाम्पल में बनने में क्या है। मैं थी क्लास की ना एकदम ऐसे मॉनिटर, ठीक है। 5 मिनट हो गए, नियम था कि 5 मिनट अगर बेल रिंग होके हो जाता है, टीचर नहीं आते हैं तो आपको स्टाफ रूम में जाकर टीचर को रिमाइंड कराना है लेक्चर का। 5 मिनट बाद में क्लास के बाहर ऐसे एकदम प्रॉपर एटीट्यूड में निकल गई अपने मैथ्स के टीचर को बुलाने के लिए। जाते जाते स्टाफ रूम की तरफ बीच में ही मैथ्स के टीचर मुझे मिल गए, दौड़ दौड़ के आ रहे थे घाई में। मेरे को देख लिया, मैंने बोला मैम आपका लेक्चर। हाँ मैं आपकी क्लास में आ रही हूँ। अच्छा सुनना बेटा, मैं अटेंडेंस रजिस्टर ना स्टाफ रूम में आपकी क्लास का भूल गई हूँ, फटाफट जाके स्टाफ रूम से लेके आ जाना ना, जल्दी आना प्लीज। हाँ मैंने बोला ठीक है मैम, एकदम ऐसा ओबीडियंट वाली ना, ठीक है। तो ऐसे मैं स्टाफ रूम में जा रही थी, जाकर रजिस्टर उठाया। अब रजिस्टर उठाया उतनी देर में मिले मेरे को मेरे साइंस के टीचर। साइंस के टीचर कहता है सुनना बेटा मेरा एक काम करना, ऊपर की क्लास में ना 3rd बी का जो क्लासरूम है ना, 2nd फ्लोर पे जाना, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। 3rd बी के क्लासरूम में ना मैं मेरी बुक्स भूल गई हूँ, तो प्लीज उसको जाके लेकर आ जाना, प्लीज जल्दी आ जाना। मैंने बोला ठीक है। अब मैं सोचू पहले रजिस्टर दूं पहले बुक दूं। अब पहले रजिस्टर दूं तो साइंस की टीचर बोलेगी इतनी देर क्यों लग गई, पहले बुक दूं तो मैथ्स की टीचर बोलेगी इतना टाइम रजिस्टर लाने में किधर लग गया। अब मैं हूं धर्म संकट में, ठीक है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ ना घर पे भी बड़ा धर्म संकट होता था। मम्मी कहती थी बेटा ये बोल, पापा बोलते थे बेटा ये बोल। मैं सोचती थी भाई मैं तो दोनों नहीं चाह रही है, ना नानी के घर जाना है ना दादी के घर जाना है, मेरे को तो घूमने जाना है। बड़ा धर्म संकट का काम हुआ करता था भाई। यही धर्म संकट काफी बार हो जाता है कंपनीज में। आप इमेजिन करो एक एम्प्लॉय है, उसके 2 बॉस है। एक बॉस आके काम बोलता है अर्जेंट काम है पहले मेरा काम कर। दूसरा बॉस आके बोलता है भाई सब काम छोड़, ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले तो ये काम कर। अब वो इसकी सुने कि उसकी सुने। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करते, अगर एक व्यक्ति को मल्टीपल लोग आकर काम देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सामने वाला एम्प्लॉय या व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, वो किसकी सुने किसकी ना सुने, किसका काम पहले करे किसका काम ना करे। इसकी वजह से काफी बार एम्प्लॉय परेशान हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, काम नहीं कर पाता, या काफी बार काम ना करने का उसको बहाना मिल जाता है। इसीलिए हेनरी फ्योल का यहाँ पे मानना था, ठीक है, इसीलिए हेनरी फ्योल का यहाँ पे मानना था कि भाई आप है ना प्रिंसिपल, आप है ना, चलो ओके। इसीलिए ना हेनरी फ्योल का मानना था कि आप है ना प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे फॉलो करिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बहुत सिंपल है, वो सिर्फ एक ही चीज कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, सो दैट वो उसकी बात सुने, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे और उसके काम को यहाँ पे कंप्लीट करे। अगर उसको मोर देन वन बॉस से यहाँ पे ऑर्डर मिलते हैं तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाता है, वो किसकी सुने किसकी ना सुने, किसके ऑर्डर्स फॉलो करे एंड किसके ऑर्डर्स ना फॉलो करे, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल एग्जाम में लिखने के लिए आ गया, ध्यान से सुनो, देखो एडवर्टीजमेंट में दिखाता है अप्सरा पेंसिल, ठीक है। अप्सरा पेंसिल की एडवर्टीजमेंट क्या कहती है? एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। भाई तुमको ना बोर्ड एग्जाम में अप्सरा पेंसिल से तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए ना तो 2 ही चीजें काम आती है, एक है तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है, दूसरा है तुम्हारे डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स। तो अगर ये प्रिंसिपल आ गया ना तो ये वाला डायग्राम चिपका कर तो आना है, बराबर। डायग्राम प्लीज, अगर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड आ गया ना तो प्लीज इसका ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना। डायग्राम बहुत सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे लाल लाल बिंदिया दिख रही है ना, लाल लाल बिंदिया, ये लाल लाल बिंदिया ना सुपीरियर है। कौन है? सुपीरियर है, ठीक है। हरी हरी बिंदिया दिख रही है, हरा हरा सिग्नल, वो कौन है? तो वो यहाँ पे सबऑर्डिनेट है। अब एग्जाम में तुम्हारे पास लाल हरा पीला नीला कलर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पे लिख देना ऐसा एरो करके कि ये सुपीरियर है, ठीक है। एरो तो कर सकते हो, लिख तो सकते हो, हाँ ठीक है। अब इसमें आपको 2 डायग्राम्स दिए हैं, ठीक है, 2 डायग्राम्स यहाँ पे दिए हैं। एक है यहाँ पे डायग्राम ए एंड दूसरा है बी। ए डायग्राम में ये एक सुपीरियर है, उसके 3 सबऑर्डिनेट्स है। ये तीनों जो सबऑर्डिनेट्स है उसको ऑर्डर ये एक ही सुपीरियर से मिलता है, इसीलिए हम इसको राइट या तो करेक्ट अप्रोच कहते हैं, 1 बॉस फॉर 1 सुपीरियर, ठीक है। वही अगर आप बी डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे 2 सुपीरियर्स है, S1 एंड S2, 3 सबऑर्डिनेट्स है 1 2 एंड 3। अब अगर आप तीनों को देखोगे, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 को S1 से भी ऑर्डर मिलता है, S2 से भी ऑर्डर मिलता है, 2 को भी S1 से भी ऑर्डर मिलता है, S2 से भी ऑर्डर मिलता है, इसको भी S1 से भी ऑर्डर मिलता है, S2 से भी ऑर्डर मिलता है। बड़ी खिचड़ मिचड़ नहीं हो रही है यहाँ पे, हाँ। तो इसीलिए ये रॉन्ग या तो इनकरेक्ट अप्रोच है। क्लियर बेटा सबके लिए? हाँ जी, अगर आप डिजाइन करके एक जगह इंडेक्स बना के लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। आप S1 S2 नाम देकर ये भी लिख सकते हो कि S1 एंड S2 आर सुपीरियर्स एंड 1 2 3 आर सबऑर्डिनेट्स, ये भी लिख सकते हो। ब्लैक ब्लू पेन्स का कॉम्बिनेशन मत इस्तेमाल करना, सिंगल कलर ऑफ इंक इस्तेमाल करना, ब्लू कलर की, ठीक है। चलो भाई आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब बच्चे ना बड़े कंफ्यूज आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, लेकिन मैं हूं तो क्यों डर रहे हो भाई, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, ठीक है,
तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहां पे क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल एम्फोसाइजेस वर्ड याद नहीं रहता है तो फोकसेस लिख सकते हो, एम्फोसाइजेस ऑन वन यूनिट वन प्लान। ठीक है, इसका मतलब इट स्टेट्स दैट एवरी यूनिट और डिपार्टमेंट should have one single plan that every member should follow to achieve the goal of the company or unit। ठीक है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि कभी भी अगर एक सिंगल डिपार्टमेंट एक गोल को यहाँ पे अचीव करना चाहता है, सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का गोल है कि हमें इस साल कंपनी के सेल्स को कम से कम 20% बढ़ाना है, हमें इस साल कंपनी के सेल्स को कम से कम 20% बढ़ाना है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का गोल है। अब सेल्स बढ़ाने के लिए या इस गोल को अचीव करने के लिए हम एक प्लान बनाते हैं, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे कि भाई हमारी कंपनी की सेल्स बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं होता कि अगर इस डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, सब अपना अपना अलग अलग प्लान बना रहे हैं। भाई अगर तुम्हारा गोल एक है, लक्ष्य एक है, तुम एक सिंगल डिपार्टमेंट हो, एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हो, तो भाई सब अलग अलग प्लान के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट एक है, गोल एक है, तो प्लान भी एक ही होना चाहिए जो सब फॉलो करे ना। तो मिलजुल कर डिस्कशन करके अपने सजेशन देकर एक फाइनल प्लान बनाना चाहिए जो सभी लोग फॉलो करें। ऐसा नहीं कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, भाई भटक जाओगे, गोल की तरफ ही नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फ्योल का मानना था वन यूनिट वन प्लान, एक डिपार्टमेंट का एक ही प्लान यहाँ पे होना चाहिए, सभी लोग अलग अलग प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट। ठीक है, ओके ये आजकल लास्ट प्रिंसिपल है, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है बाबू, तुम आज बोलोगे खत्म करो, 14 प्रिंसिपल है, 14 चेक कराए, मतलब 50% भी नहीं, बाकी के तुमको कल तो करनी है, आज नहीं तो कल, कौन सा अगले साल करोगे भाई तुम, हैं। एक तो हफ्ते में 2 लेक्चर होते हैं, उसमें भी तुम कहते हो मैम 1 घंटा भी पूरा लेक्चर ना लो, चाहते क्या हो, सोच क्या रही हो। और जो बच्चे एंड 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 कर रहे हैं ना, जैसे तुम बड़ा पढ़ रहे हो, तुमको क्या लगता है इतनी देर से चार्ट सेक्शन मैं नहीं दिख रही, मैं नहीं दिख रही, सेम टू सेम, आई ऑल्सो हैव वन ब्रदर फ्रॉम द सेम मदर, मैं नहीं दिख रही, नहीं दिख रही है, बताओ भाई, पढ़ लो पढ़ लो, मैम कल क्लास है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। ठीक है चलिए, ओके, एनी विच वेज, एनी विच वेज, ठीक है, हम लास्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। ये प्रिंसिपल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इधर ना जो भी तुम मजाक मस्ती कर रहे हो भाई, 1-2-4 मिनट के लिए होल्ड पे डाल दो, पॉज बटन दबा दो और ये प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पहली चीज ना, इसमें 2 शब्द है, ये शब्दों को समझना जरूरी है। सबसे पहला शब्द है दैट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है लुकिंग आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट और बेनिफिट, खुद का फायदा सोचना, दैट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा है दैट इज जनरल इंटरेस्ट। दूसरा वर्ड क्या है, जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है लुकिंग एट द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा 2 शब्द है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब आपका फायदा, खुद का फायदा, मेरा फायदा। जनरल इंटरेस्ट मतलब सभी का फायदा, मिलकर सबका सोचना, सबका फायदा यहाँ पे देखना। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, तो इसमें हेनरी फ्योल का क्या मानना था कि अगर आप एक कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशन पे काम कर रहे हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके पास ना बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है, बड़े बड़े कंपनी के डिसीजंस आप लेते हो। काफी बार ऐसे भी मौके मिलते हैं जहां पे आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके, इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके अपना आर्थिक फायदा या बेनिफिट यहां पे देख सको। इसका मैं एक सिंपल सा यहां पे एग्जांपल आपको देती हूं। ठीक है, सिंपल सा यहां पे मैं आपको एग्जांपल देती हूं। मान के चलिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट के
ऊपर काम कर रहे हो। मान के चलिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हो। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, सामान यहाँ पे ऑर्डर करना है बहुत ही बड़े क्वांटिटी में, बहुत सारा रॉ मटेरियल बल्क में आपको यहाँ पे ऑर्डर करना है। आप अलग अलग सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हो, सबसे अलग अलग कोटेशन लेते हो, और रॉ मटेरियल के लिए आपको दो वेंडर्स जिनका नाम है ए और बी, ये दोनों वेंडर्स आपको यहाँ पे पसंद आते हैं जिनके रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है। अब ए अपने रॉ मटेरियल को 100 रुपीज पर केजी के दाम पे बेचता है, बी अपने रॉ मटेरियल को 120 रुपया पर केजी के दाम पे बेचता है। ठीक है, दोनों का रॉ मटेरियल सेम है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी सेम है, लेकिन ए सस्ता दे रहा है, बी महंगा दे रहा है। अब बी आपके पास आता है, आपके पास मतलब बी प्रोडक्शन मैनेजर के पास आता है और उनको कहता है कि देखिए, अगर आप इफ यू गिव मी द ऑर्डर आई विल गिव यू अ कमीशन ऑफ 20% ऑन टोटल अमाउंट। ठीक है, बी जो है ना वो प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाता है और उसको कहता है इधर आओ, एक बात पूछता हूं, देखो सर, अगर आप मेरे को ऑर्डर दोगे ना तो जितने का भी ऑर्डर होगा ना उसका 20% मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, बता देना किधर पहुंचाना, पूरा रोकड़ा दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आपके ना घर पहुंचा जाऊंगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो प्रोडक्शन मैनेजर का फायदा है भाई, उसके तो घर पे आमदनी आ रही है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, पैसा 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 पैसा। लेकिन हेनरी फ्यूल का क्या मानना था कि इस चीज में अगर आप बी को ऑर्डर देते हो तो इसमें प्रोडक्शन मैनेजर का फायदा है भाई, उसको यहाँ पे पैसा मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का तो नुकसान है ना। अगर आप यहाँ पे रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव लोगे, महंगा लोगे, तो आपका ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी का खर्चा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट तो रेड्यूस होगा। तो इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, प्रोडक्शन मैनेजर का फायदा है, पर जब मैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखूं तो वो बी को ऑर्डर देने में है क्या? नहीं। तो इसीलिए ऐसे केस में कभी भी आपको आर्थिक बेनिफिट नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखते हुए एक को यहाँ पे ऑर्डर देना चाहिए, ऐसा कहा गया था। बाकी कितने लोग मानते नहीं मानते भाई मेरे को ना पूछना तुम, ये प्रिंसिपल में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर्स मस्ट टेक ऑल द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखो, ना कि अपना आर्थिक बेनिफिट यहाँ पे देखो। ये बड़ा प्रिंसिपल सबके लिए क्लियर है क्या? सबके लिए क्लियर है मेरे दोस्त? वैष्णवी फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी एक यूनिट है, एक टीम है, एक डिपार्टमेंट है और उनका अगर एक गोल है, तो गोल को पाने के लिए सभी लोगों का एक ही प्लान होना चाहिए और सभी लोग एक ही प्लान के मुताबिक काम करने चाहिए, ना कि सबके अपने अलग अलग प्लान है और सब अलग अलग प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब फटाफट हम अपने फेवरेट टाइम ऑफ द लेक्चर के ऊपर जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि लेक्चर एकदम बढ़िया गया है, सबको सब समझ में आ ही गया है, तो पोलिंग भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई फटाफट हम यहाँ पे टाइम रहते हुए अपने पोलिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। बेहतरीन टॉपिक था तो ज्यादा क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड रिपोर्ट टू अ सिंगल सुपीरियर स्टेट्स व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि हर एक सुपीरियर को ऑर्डर एक ही सुपीरियर से, हर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए? ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है? अगर आपने अच्छे से लेक्चर में ध्यान दिया है तो भाई आपको ना ये हलवा लगेगा। बाबू नोट्स है ना नोटिफिकेशन सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने खुद पर्सनली चेक किया है। नोटिफिकेशंस में जाओ, उसमें आपको चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। बैच में भी नोट सेक्शन में अपलोड हो जाएंगे लेक्चर के बाद। ठीक है, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी गिवन है, बैच में लेक्चर के बाद क्लास नोट्स के साथ अपलोड हो जाएंगे नोट सेक्शन में पीडीएफ फॉर्म में। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो यस दैट इज ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है हर एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए और उसको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। बेहतरीन, 91% करीबन बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड करने में मदद करता है? बताया था मैंने आपको, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब भी बताया था मेरे दोस्त। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड करने में मदद करता है? चलिए, क्या बात है भाई, एकदम बेहतरीन जा रहे हो आप लोग, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। अरे नानसी क्या बोलना है बाबू, बताओ मैं बोल दूं?
चलिए, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यस दैट इज ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करना अवॉइड करता है, क्योंकि हम काम डिवाइड कर देते हैं, पहले से बता देते हैं कौन क्या काम करेगा, तो रिपीटेटिवली 4 जन एक ही काम को कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इससे सिंपल सवाल मतलब क्या ही मैं बना दूं आपके लिए, बताइए जरा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है दोस्त। क्या करेक्ट है, क्या फॉलो करोगे? हेनरी बाबा ने क्या बोला था? हाँ जी सत्यम। हाँ जी, आपका मैसेज देख लिया बच्चा, बट मैसेजेस इतने फास्ट जा रहे हैं ना, सारे मैसेजेस में चाहूँ फिर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, बताइए अभी क्या ही कर सकती हूँ मैम, बताइए मेरे को। हाँ जी आरोही बोलिए बेटा। चलिए, तो करेक्ट आंसर की बात करें दैट इज ऑप्शन बी, अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने उसका कारण भी बताया था, अथॉरिटी ज्यादा है तो मिसयूज ऑफ पावर होगा, जिम्मेदारी ज्यादा है तो काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, नेम द मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल दैट व्हेन अप्लाइड मींस दैट बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑनर देयर कमिटमेंट विद रिगार्ड फॉर वन अनदर। बताइए, मैनेजर्स एंड वर्कर्स दोनों अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करते हैं, मैंने आपके लिए कीवर्ड भी हाईलाइट कर दिया दोस्त। दानिश, लेजिटिमेट का मतलब होता है ट्रू, रियल। जैसे हम कहते हैं लेजिटिमेसी इन एडवर्टीजमेंट, द एडवर्टीजमेंट बीइंग ट्रू, द एडवर्टीजमेंट बीइंग रियल। ओके, होपफुली दानिश आपको आंसर मिल गया होगा। अंशिका, अरे बाप रे, सीका। चलिए, तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, देखो मैंने शुरुआत में बोला था जब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन पढ़ाया था कि एक लौता ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना, इतने लंबे चौड़े अक्षरों में पीले पीले कलर में, भाई पीलिया हो गया ऐसा लग रहा था, फिर भी कीवर्ड्स लिख कर दिए दिए नहीं, नहीं लिखा था कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क, नहीं लिखा था। अरे कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क किस में आता है, बोला था ना कमिटमेंट पूरा करना है, तुम वहां भी कमिटमेंट पूरा नहीं करते, यहाँ पे भी कमिटमेंट पूरा नहीं करते, बताओ यार, कहीं तो कमिटमेंट पूरा करो दोस्त, कहीं तो कर लो। चलो भाई, ओके आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट एन एम्प्लॉय शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन हिज और हर इंटरेस्ट। बताइए, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ये बताता है कि एम्प्लॉय को हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए, ना कि खुद के इंटरेस्ट को। चलिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, ओके लास्ट वाला क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे करोगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं दो और क्वेश्चन है, फटाफट भाई यहाँ पे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, लास्ट वाला पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर कांत, द सीईओ ऑफ कांत प्राइवेट लिमिटेड, वांट्स टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ हिज एम्प्लॉइज एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड, राम कंपनीज एम्प्लॉइज विशेस टू अर्न द हाईएस्ट सैलरी while working the fewest hours। अब इस केस में एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हुआ है, कौन सा आप मेरे को बताओगे। ये ना मेरा गूगली क्वेश्चन है, गूगली की आंख डालना मैं यहाँ पे भूल गई, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मेरा आज के लेक्चर का गूगली क्वेश्चन है। सोच समझ के पढ़ोगे तो आंसर दे पाओगे भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ऑनेस्टली बताओ तो। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है बाबू।
चलिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। राम कहता है कि मेरे को ज्यादा कमाना है बट कम काम करना है, ठीक है, कम काम करके ज्यादा कमाने, इसमें आपका तो फायदा है भाई, आप तो बड़े खुश हो, बट ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है जिसमें आपका फायदा है बट कंपनी का नुकसान है भाई। तो यहाँ पे ना प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वायलेट हुआ है, मतलब ये प्रिंसिपल को तोड़ा गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ये पिक्चर को जरा गौर से देखिएगा, ये पिक्चर जो है ना उसको जरा गौर से देखिए, इस पिक्चर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको दिखाई देगा, कौन सा दिखाई दे रहा है? ये पिक्चर में एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको दिखाई देगा, कौन सा बताओ? लास्ट क्वेश्चन है। देख ली पिक्चर? लप्पू क्वेश्चन पीवाई क्यों है मालूम है? बोर्ड एग्जाम में आया था, ऐसा ही फोटो और ऐसा ही क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर इजी आता है, ठीक है। और है ना, तुम ढंग से पढ़ोगे ना तो तुमको सारे क्वेश्चंस लप्पू ही लगेंगे, ठीक है। और अगर तुम ढंग से ना पढ़ोगे ना तो क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे पप्पू बुलाएंगे, तो या तुम पप्पू बनो या क्वेश्चन को लप्पू बनाओ, अब तुम्हारी मर्जी है भाई। इसमें भी 100% रिजल्ट नहीं आएगा, देखना, दो चार पप्पू फिर भी निकलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे काम को लोगों में डिवाइड किया गया है, तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखो 7% से ज्यादा लोग यहाँ पे पप्पू है, ठीक है। फिर तुम बोलोगे लप्पू क्वेश्चन, 100% तो फिर भी सही जवाब नहीं देते भाई। अच्छा, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे करा लिए हैं, बाकी के जो प्रिंसिपल्स है यहाँ पे आपके नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यूएशन में कराए जाएंगे। एक छोटा सा केस स्टडी आपको होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ, होमवर्क इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल सा केस स्टडी है जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जाता है। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में होमवर्क मैं खुद भी सॉल्व कराऊंगी, लेकिन ईमानदारी से ना इतना सा क्वेश्चन अभी 5 मिनट में भी कर लोगे, ठीक है। बाकी आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। बिफोर आई गो एक बार